हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल आप सभी को और बहुत बहुत स्वागत है आपका एनआईएसएम सीरीज 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जाम की जो हमारी सीरीज चल रही है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। इससे पहले ऑलरेडी हम लोग चैप्टर 1 चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अटेंड नहीं करा तो आई बटन पर वीडियोस आ रही है, आप आई बटन पर क्लिक करके चैप्टर 1 चैप्टर 2 की वीडियोस देख सकते हो। हम आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ लास्ट में हम अपना एक Q&A भी रखेंगे और Q&A के साथ साथ हम आपके लिए एमसीक्यूज जो मैंने बनाए हैं, मैं आपसे वो भी क्वेश्चन पूछने वाला हूं। तो आप लोग पूरा एंड तक वीडियो को जरूर देखना और जो भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई कर दूंगा। और इन वीडियोस की रेगुलर अपडेट्स आपको कहां मिलेंगे, इससे रिलेटेड मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि उस ग्रुप में हम इस सीरीज से रिलेटेड तो सारे अपडेट्स देंगे ही देंगे। इन फ्यूचर हम एनआईएसएम की जो भी सीरीज स्टार्ट करेंगे उससे रिलेटेड भी अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 एनआईएसएम सीरीज 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जाम। आई होप आप सभी को स्क्रीन शेयर हो रही होगी। चलिए, सो बिफोर स्टार्टिंग, हम लोग स्टार्ट करने से पहले एक मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा। देखिए, मैंने लास्ट चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 के जब रिकॉर्डिंग्स करी थी, जब वीडियो बनाई थी, तब भी मैंने एक ही चीज कही थी, वो यही कही थी कि आपको डिसाइड करना होगा कि कब आपको ये एग्जाम देना है। और अगर आप ये सोचोगे कि मैं वीडियोस देखता रहूं और एग्जाम 1 साल 2 साल बाद दे दूंगा, तो कोई फायदा नहीं। आज ही अपना पेन और पेपर ले लो, एक तो नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसके नोट्स बनाओ, प्लस उसमें आज ही डेट लिख लो कि 2 महीने बाद आपको ये एग्जाम कब देना है। साथ साथ में नोट्स हर एक चैप्टर के बनाओ, एमसीक्यूज को जरूर सॉल्व करो, जो वीडियो के एंड में मैं आपके साथ कराने वाला हूं। और जितने भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में पूछो तो सही, मैं आपको आंसर दूंगा। मैं नहीं आंसर दूं तो आप कमेंट करना, जो नेगेटिव बोलना चाहो मेरे बारे में बोल देना, बट अपने क्वेश्चंस पूछो, जितना हो सकता है क्वेश्चन पूछो। फ्री ऑफ कॉस्ट ये सीरीज है, कोई चार्जेस नहीं लगने आपके क्वेश्चन पूछने के। और मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि मैं आंसर करूंगा, तो आप क्वेश्चन अपने पूछ सकते हो। और पूरी सीरीज में कंसिस्टेंट रहो, ऐसा नहीं कि आपने 2 चैप्टर्स देख लिए, उसके बाद थर्ड चैप्टर देखा ही नहीं और फिफ्थ चैप्टर में आप दोबारा वीडियो देखने आ गए। नहीं, कॉन्टिन्यूसली आप सारे चैप्टर्स देखो। आज चैप्टर नंबर 3 है, अगर नहीं देखे चैप्टर 1 और चैप्टर 2, आई बटन पर क्लिक कर देख लेना। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 3, लीगल स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। यानी जो म्यूचुअल फंड्स इंडिया के अंदर है, उसका लीगल स्ट्रक्चर क्या है, वो कैसे बना हुआ है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लीगल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, और सबसे पहली बात अगर हम बात करें लीगल स्ट्रक्चर के अंदर म्यूचुअल फंड के फीचर्स क्या है, की फीचर्स क्या है, तो सबसे पहले ध्यान से समझना, जो म्यूचुअल फंड है ना, वो एस्टैब्लिश हुआ है एज अ ट्रस्ट। अभी म्यूचुअल फंड ट्रस्ट है, म्यूचुअल फंड कोई कंपनी या वो सब तो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट है, ठीक है जी, इट इज एस्टैब्लिश्ड एज अ ट्रस्ट। तो अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि म्यूचुअल फंड क्या है, वहां पर मतलब लिखा होगा ट्रस्ट है, कंपनी है, क्या है, तो वहां पर ट्रस्ट लिखना। ये एस्टैब्लिश कैसे हुआ है, एज अ ट्रस्ट। इट रेजेस मनी थ्रू सेल ऑफ यूनिट्स टू द पब्लिक और अ सेक्शन ऑफ द पब्लिक। अभी देखिए, म्यूचुअल फंड को के पास पैसे कैसे आते हैं, म्यूचुअल फंड के पास पैसे आते हैं यूनिट्स को बेचकर। जब वो कोई नई स्कीम लॉन्च करता है तो उसका यूनिट प्राइस होता है, जैसे ज्यादातर जो एनएफओ लॉन्च होते हैं उनका यूनिट प्राइस होता है 10 रुपीज। अब अगर आपने 1000 रुपीज इन्वेस्ट कर दिए 10 रुपी के एनएवी में, तो आपको 1000 यूनिट्स मिलेंगे। तो म्यूचुअल फंड कैसे फंड्स को रेज कर रहा है, इट रेजेस मनी थ्रू द सेल ऑफ यूनिट्स। यानी आपको यूनिट्स को बेचेंगे और आपसे फंड रेज करके आगे इन्वेस्ट करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस होता है म्यूचुअल फंड का। यूनिट्स आर सोल्ड अंडर वन और मोर स्कीम्स, यानी जो यूनिट्स म्यूचुअल फंड सेल करता है वो एक स्कीम के थ्रू भी सेल कर सकता है और एक से ज्यादा स्कीम के भी थ्रू कर सकता है। द स्कीम इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, सिल्वर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, रियल एस्टेट या स्टॉक मार्केट। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ आया होगा। मैं ये समझा रहा हूँ, जो स्कीम है दोबारा से समझ लो, एक बार कंफ्यूजन ना हो, मैं दोबारा से समझाता हूँ। म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड जो एस्टैब्लिश्ड हुआ है, कैसे एस्टैब्लिश्ड हुआ है, एज अ ट्रस्ट। तो म्यूचुअल फंड एस्टैब्लिश्ड एज अ ट्रस्ट, ये हो गया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, म्यूचुअल फंड मनी कैसे रेज करता है, म्यूचुअल फंड जो स्कीम्स लॉन्च करता है उसमें यूनिट सेल करता है और मनी रेज करता है, और आगे कहां इन्वेस्ट कर देता है, वो इन्वेस्ट करता है स्टॉक मार्केट में, डेट मार्केट यानी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, गोल्ड सिल्वर में, रियल एस्टेट में। इस तरह से म्यूचुअल फंड आगे आपका पैसा इन्वेस्ट करता है। अब सेबी जो है, सेबी हैज स्टिपुलेटेड द लीगल स्ट्रक्चर अंडर विच म्यूचुअल फंड्स इंडिया
म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया नीड टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड, यानी जो सेबी है, सेबी ने ये पूरा लीगल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और जितने भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनको ये सारी चीजें मैनेज करनी होती है, सारी चीजें अकॉर्डिंग टू सेबी ने जो ये जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन लीगल स्ट्रक्चर बनाया उसको फॉलो करना होता है। अब जो म्यूचुअल फंड्स है आर सेटअप एज अ ट्रस्ट अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 विद स्पॉन्सर एज अ प्रमोटर एंड इन्वेस्टर एज बेनिफिशरीज। इसको बहुत ध्यान से समझना। तो एक चीज तो आपको समझ आ गई होगी कि म्यूचुअल फंड जो सेटअप हुआ है वो हुआ है एज अ ट्रस्ट अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। ठीक है जी, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के तहत म्यूचुअल फंड सेटअप हुआ है एज अ ट्रस्ट। अब म्यूचुअल फंड को सेटअप कौन कर रहा है, यानी ट्रस्ट बना कौन रहा है, उसके पीछे है एक स्पॉन्सर, स्पॉन्सर एज प्रमोटर, या मतलब स्पॉन्सर को हम बोलेंगे प्रमोटर, जिसने ये म्यूचुअल फंड को बनाया है। तो फॉर एग्जाम्पल एचडीएफसी म्यूचुअल फंड जो है उसका जो स्पॉन्सर है वो है एचडीएफसी बैंक। आईसीआईसी प्रूडेंशियल जो म्यूचुअल फंड है उसका जो स्पॉन्सर है वो है आईसीआईसी बैंक। कैनरा रुबेको म्यूचुअल फंड जो है उसका स्पॉन्सर है कैनरा बैंक। एसबीआई म्यूचुअल फंड जो है उसका स्पॉन्सर है एसबीआई। बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड जो है उसका स्पॉन्सर है बजाज फिनसर्व। तो कहने का ये मतलब है म्यूचुअल फंड तो रजिस्टर हो गया एज अ ट्रस्ट, बट उसके पीछे एक स्पॉन्सर है, एक प्रमोटर है, वो कौन है, उसकी पेरेंट कंपनी हो सकती है। अब जो इन्वेस्टर है, जैसे मैं एक म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा लगा रहा हूं, तो मैं हुआ म्यूचुअल फंड के लिए बेनिफिशियरी, क्योंकि मेरे पैसे से ही म्यूचुअल फंड आगे स्टॉक्स या सिक्योरिटीज या जितने भी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज है वो खरीद रहा है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। अब बात करते हैं ट्रस्ट डीड की। A trust deed governs the trust operation and trustees are responsible for protecting investor interest। यानी म्यूचुअल फंड जब एक बनता है, म्यूचुअल फंड जब एक सेटअप होता है तो वो एक ट्रस्ट के अंडर सेटअप होता है। अब ट्रस्ट जब बनता है ना तो ट्रस्ट डीड बनाई जाती है, किसके साथ बनाई जाती है, ट्रस्ट डीड यहाँ पर बनाई जाती है स्पॉन्सर के थ्रू। ठीक है जी, और ट्रस्ट डीड में ये लिखा जाता है कि जो ट्रस्टीज होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल है प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर इंटरेस्ट। यानी जो ट्रस्टीज है, आप देखिए अब ट्रस्ट को चलाने के लिए ट्रस्टीज होंगे, अब वो ट्रस्टीज कौन बनाएगा, वो ट्रस्टीज बनाएंगे यहाँ पर स्पॉन्सर। तो स्पॉन्सर क्या होते हैं, जैसे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है और एचडीएफसी बैंक उसका स्पॉन्सर है, तो एचडीएफसी बैंक यहाँ पर ट्रस्टीज बनाएगा। ठीक है जी, वो आगे मैं आपको समझाऊंगा कि ट्रस्टीज कैसे सिलेक्ट होते हैं। मतलब एचडीएफसी बैंक यहाँ पर ट्रस्टीज बनाएगा और वो ट्रस्टीज यहाँ पर सारी चीजें मैनेज करेंगे और उनका काम होता है प्रोटेक्ट करना इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को। थर्ड आ जाता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अभी जब म्यूचुअल फंड ट्रस्ट सेटअप हो चुका है तो जो स्पॉन्सर होता है, जो ट्रस्टीज होते हैं, वो यहाँ पे अपॉइंट करते हैं एएमसी को। यानी इसको आप ऐसे समझो, एचडीएफसी बैंक जो है वो आपका यहाँ पर स्पॉन्सर हो गया या प्रमोटर हो गया। उसने यहाँ पर एक ट्रस्ट बनाया एचडीएफसी म्यूचुअल फंड। ठीक है जी, म्यूचुअल फंड एक लॉन्च करा तो एक ट्रस्ट बन गया, एक ट्रस्ट डीड फाइनल हो गई। अब म्यूचुअल फंड जो है एचडीएफसी बैंक, उसने एक ट्रस्टीज भी बना दिए, यानी 4-5 लोगों का एक बोर्ड बना दिया, वो ट्रस्टीज है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर इंटरेस्ट। अब थर्ड काम जो वो करेंगे ना, वो करेंगे एसेट मैनेजमेंट कंपनी। यानी एचडीएफसी बैंक जो स्पॉन्सर है, जो हमारा यहाँ पर वो है प्रमोटर, वो यहाँ पर एएमसी को अपॉइंट करेंगे, अपॉइंटेड बाय द स्पॉन्सर आर ट्रस्टी, समझ रहे हो, मैनेजेस डेली ऑपरेशन बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट। यानी यहाँ पर वो एक एएमसी को अपॉइंट करेंगे, एएमसी के पूरे एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाएंगे, वहां पर नए नए लोग रखेंगे जिनका काम होता है जितने भी ऑपरेशंस है डेली बेसिस पे, जो भी काम हो रहा है एक म्यूचुअल फंड हाउस के अंदर, वो सारी चीजों को मैनेज करना। और इसको कौन अपॉइंट कर रहा है, इसको अपॉइंट कर रहे हैं स्पॉन्सर, या आप बोल सकते हो ट्रस्टीज। फोर्थ आ जाता है कस्टोडियन। अब कस्टोडियन कौन होता है, कस्टोडियन का काम होता है होल्ड स्कीम्स एसेट व्हाइल इन्वेस्टर रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड बाय द एएमसी आर आरटीए। थोड़ा ध्यान से समझना, कस्टोडियन का काम होता है जितने भी म्यूचुअल फंड ने सिक्योरिटीज परचेज करी हुई है उनको होल्ड करना, ये काम है उनका। जो रिकॉर्ड होता है उनको होल्ड करना। देखिए रिकॉर्ड तो डिपॉजिटरी ही करती है, बट उनका जो रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम होता है ना, जितनी सिक्योरिटीज म्यूचुअल फंड ने खरीदी हुई है, वो काम होता है कस्टोडियन का। और जो इन्वेस्टर्स का सारा डेटा रिकॉर्ड करते हैं ना, वो काम होता है रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, जिसको हम आरटीए भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो कंपनीज है आरटीए, केफिन टेक्नोलॉजीज और कैम्स। ये हर म्यूचुअल फंड को आरटीए सर्विस प्रोवाइड करती है। दोबारा से बोल रहा हूं, कस्टोडियन का काम है होल्ड करना स्कीम से रिलेटेड एसेट्स, यानी कहने का मतलब है
जो भी म्यूचुअल फंड के पास शेयर्स है, बॉन्ड्स है, वो सारी चीजों को होल्ड करना, उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करना काम है कस्टोडियन का। और यहाँ पर जो आरटीए है, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, उसका काम है इन्वेस्टर्स के डेटा, इन्वेस्टर्स के रिकॉर्ड को मेंटेन रखना। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले बात करते हैं की कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, जिसमें स्पॉन्सर की एलिजिबिलिटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि स्पॉन्सर की क्या एलिजिबिलिटी होती है। सबसे पहला पॉइंट, मस्ट हैव अ साउंड ट्रैक रिकॉर्ड एंड रेप्यूटेशन फॉर फेयरनेस एंड इंटीग्रिटी। कहने का ये मतलब है कि भाई स्पॉन्सर वही बन सकता है जिनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो, फाइनेंशियल्स बढ़िया हो और एक रेप्यूटेशन हो। अब कल को एक कंपनी उठ के आ जाए जो खुद भी प्रॉफिटेबल नहीं और बोल दे कि मैं म्यूचुअल फंड लॉन्च कर दूं, तो ऐसे नहीं मिलेगा उसको लाइसेंस। ठीक है जी, पहला पॉइंट। सेकंड, शुड बी इन द फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस फॉर एटलीस्ट 5 साल, 5 years। 5 साल से ऊपर के लिए उनका फाइनेंशियल सर्विसेज में बिजनेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी ग्रुप आ जाए जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं फाइनेंस में और वो बोल दे मैं म्यूचुअल फंड लॉन्च कर दूं, नहीं हो सकता। थर्ड पॉइंट आ जाता है पॉजिटिव नेटवर्थ इन ईच ऑफ द लास्ट 5 year। जो 5 साल में उनका नेटवर्थ है वो हर साल पॉजिटिव होनी चाहिए। Positive liquid net worth of at least 18 crore which must exceed the proposed contribution to the AMC। यानी जो उनकी liquid net worth है वो at least 18 crore होनी चाहिए या उससे ज्यादा होनी चाहिए। In case of change in control via share acquisition, the sponsor must have liquid net worth or tied up funds equal to higher of the face or market value of the shares। यानी अगर वो अपना कंट्रोल एक्विजिशन के थ्रू चेंज कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आज एचडीएफसी बैंक स्पॉन्सर है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का और वो कल को किसी और को यहाँ पर बेच रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि जो उनकी लिक्विड नेटवर्थ है वो कम हो। लिक्विड नेटवर्थ उनके बराबर होनी चाहिए या हायर होनी चाहिए उनकी मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर से रिलेटेड। ठीक है जी। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है मस्ट have made net profit in each of the last 5 year। और लास्ट 5 year से उनका जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कंपनी 5 साल से लॉस कर रही है और बोले कि मेरे को म्यूचुअल फंड लॉन्च करना, तो नहीं हो सकता। और लास्ट पॉइंट है मस्ट हैव एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट 10 crore ओवर द लास्ट 5 year। और पिछले 5 सालों में उनका नेट प्रॉफिट जो है वो एटलीस्ट 10 CR तो होना ही चाहिए। अब ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं एक स्पॉन्सर बनने के लिए। यानी सेबी ये कहता है अगर आपको म्यूचुअल फंड लॉन्च करना है, आपको म्यूचुअल फंड अपना लेके आना है, तो ये सारे पैरामीटर से पहले मीटअप करो। ये सारे पैरामीटर्स अगर आप मीटअप कर पाओगे तो ही आप म्यूचुअल फंड के लॉन्च के लिए जाओगे, यानी म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर पाओगे। अब आ जाते हैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। अब मान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड लॉन्च हो गया, ठीक है जी। स्पॉन्सर जो है, जैसे मैं यहाँ पर बार बार एचडीएफसी म्यूचुअल फंड या किसी का भी एग्जांपल लूंगा, वो एजुकेशनल पर्पस के लिए ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अब मान लेते हैं कि एचडीएफसी बैंक को एचडीएफसी म्यूचुअल फंड लॉन्च करने का पहला ये वाला जो पॉइंट था स्पॉन्सर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच हो गया और अब एचडीएफसी बैंक आगे बढ़ता है। अब जैसे ही वो म्यूचुअल फंड लॉन्च करने जाता है तो उसको एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बनाना होता है। बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का काम होता है सारी चीजें को मैनेज करना, इन्वेस्टर्स के जो प्रोटेक्ट करना इन्वेस्टर्स को। बट बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को आप ऐसे नहीं बना सकते, उनके लिए भी एक क्राइटेरियाज सेबी ने बनाए हैं। कैसे क्राइटेरियाज? नंबर 1, ट्रस्टीज मस्ट बी इंडिविजुअल्स ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड गुड स्टैंडिंग। यानी ट्रस्टी अच्छे होने चाहिए, उनके पास एबिलिटी होनी चाहिए, अच्छा नाम होना चाहिए। Those guilty of bad or dishonest behavior, economic offenses or securities law violations are ineligible। यानी अगर किसी ट्रस्टीज को अगर बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बनाया गया और उनके मार्केट में बिहेवियर अच्छा नहीं है या उन्होंने कुछ इकोनॉमिक ऑफेंसेस करे हुए हैं या कुछ लॉ वायलेट करा हुआ है, वो नहीं बनेंगे ट्रस्टीज, वो बन ही नहीं सकते। ठीक है जी। थर्ड आ जाते हैं एएमसी एम्प्लॉय, डायरेक्टर and or offer cannot be appointed or officer cannot be appointed as trustee। यानी एएमसीज के एम्प्लॉइज हो गए, डायरेक्टर्स हो गए या कुछ ऑफिसर्स हैं, वो ट्रस्टी के बोर्ड में नहीं आ सकते। अब पर्सन कांट बी ट्रस्टी फॉर मोर देन वन म्यूचुअल फंड। अब जो एक पर्सन एक ट्रस्टी में आया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक ने जो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड लॉन्च करा, एचडीएफसी बैंक हुआ स्पॉन्सर। अब एचडीएफसी बैंक ने क्या करना है, एक ट्रस्टी बनाना है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बनाना है जो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड को सारा देखेगा। ठीक है जी। अब बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में एक बंदा आ गया, ठीक है जी, उसको ट्रस्टी में बोर्ड में ऐड कर लिया। अब वो पर्सन किसी और म्यूचुअल फंड हाउस के ट्रस्टी में नहीं जा सकता, और जा सकता है वो तब जा सकता है जब उसके पास अप्रूवल हो सेबी से, उसके अलावा वो नहीं जा सकता। फिर ट्रस्टी कॉम्पोजिशन एंड अपॉइंटमेंट। अब ट्रस्टी को कैसे अपॉइंट करना है? मिनिमम 4 ट्रस्टीज तो चाहिए ही चाहिए। जो पूरा बोर्ड बनेगा, जो एचडीएफसी बैंक पूरा एक बोर्ड बना रहा है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के लिए, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बना रहा है, उसमें 4 ट्रस्टीज तो चाहिए ही चाहिए। इफ अ ट्रस्टी कंपनी इज फॉर्म
It must have at least 4 directors with 2/3 being independent, non linked to the sponsor. यानी जो 4 डायरेक्टर एटलीस्ट बनेंगे ना ट्रस्टी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में, उनमें से 2/3 जो होने चाहिए ना वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ये नहीं कि वो एचडीएफसी बैंक के ही एम्प्लॉइज है, एचडीएफसी बैंक के ही टॉप मैनेजमेंट से है, नहीं भाई सब उसका रिलेशन अलग होना चाहिए। ठीक है जी, स्पॉन्सर से बीच में नहीं होने चाहिए। 2/3 जो बनेंगे वो नॉन लिंक्ड होना चाहिए। ट्रस्टीज मस्ट साइन एन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट विद द एएमसी, और जो ट्रस्टीज होंगे वो यहां पर साइन करेंगे इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट विद एएमसी। आई होप आपको बोर्ड ऑफ ट्रस्टी और स्पॉन्सर इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ आ गए होंगे। अब क्या ड्यूटीज होती है ट्रस्टीज की? भाई ट्रस्टी तो बन गए, बट ट्रस्टी की ड्यूटी भी तो होगी। क्या ड्यूटी होगी चलिए समझते हैं। सबसे पहला, एएमसी के जितने ऑपरेशन है और जितने कंप्लायंस के ऑपरेशन है या कंप्लायंस की ड्यूटी है, उनको इंश्योर करना कि एएमसी सारे कंप्लायंस जो सेबी ने बनाए हैं क्या वो फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। सेकंड, प्रोटेक्ट यूनिट होल्डर इंटरेस्ट टू इंश्योर फेयर डीलिंग्स विद ब्रोकर एसोसिएट एंड अदर स्कीम। अब ट्रस्टीज का काम होता है जो एएमसीज ने इन्वेस्टर्स के साथ डील कर रही है क्या वो सही डील कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ब्रोकर्स के साथ जो एएमसी डील कर रही है क्या वो सही डील हो रही है या नहीं हो रही, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो कहने का मतलब उनको प्रोटेक्ट करने का काम होता है यहाँ पे बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का। थर्ड होता है अप्रूव स्कीम चेंजेस ओनली एज पर सेबी नॉर्म्स। अब सेबी ने सारी चीजों के नॉर्म्स बनाए हुए हैं, तो जो स्कीम से रिलेटेड अगर कोई चेंजेस भी आते हैं ना उसको भी अप्रूव कौन करेगा? बोर्ड ऑफ ट्रस्टी करेगा। रिव्यू एएमसी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टर कंप्लेंट्स क्वार्टरली। अब बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का काम है वो एएमसी को ट्रांजैक्शन जितनी भी होगी, एएमसी का देखिए जब मैं एएमसी बार बार वर्ड बोल रहा हूं दैट मींस एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी म्यूचुअल फंड हाउस। ठीक है जी, तो एएमसी की जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी उसको रिव्यू करने का काम होता है ट्रस्टी का, फाइनेंशियल्स को रिव्यू करना और इन्वेस्टर की जो जो कंप्लेंट आती है उसको भी रिव्यू करना क्वार्टरली बेसिस पे। एक और पॉइंट आ जाता है मॉनिटर कस्टडी अरेंजमेंट ट्रस्ट प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टर रिकॉर्ड, यानी जितना भी कस्टोडियन के पास जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं, जो ट्रस्ट बना है और जो इन्वेस्टर का रिकॉर्ड है उसको भी मॉनिटर करना है, वहां कोई गलती तो नहीं हो रही। और एग्जामिन करना है ऑडिटर एंड कंप्लायंस ऑफिसर रिपोर्ट को टू टेक नेसेसरी स्टेप्स या नेसेसरी एक्शन, और जो ऑडिटर या कंप्लायंस ऑफिसर है उनकी रिपोर्ट्स को भी यहाँ पर एग्जामिन करना है। और फाइल करना है हाफ ईयरली रिपोर्ट्स टू सेबी। अब जो सेबी है ना उसको सारी रिपोर्ट्स आती है हाफ ईयरली के बेसिस पे, और वो रिपोर्ट कौन फाइल करेगा? बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। और परफॉर्म करना है इंडिपेंडेंट ड्यू डिलिजेंस ऑन कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का ये भी काम है कि म्यूचुअल फंड की जितनी भी सब कुछ हो रहा है उसको इंडिपेंडेंटली ड्यू डिलिजेंस करनी है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कहीं कोई गलत तो नहीं हो रहा, जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है म्यूचुअल फंड की कहीं वो उससे भाग तो नहीं रहे। ये सारी चीजें जो परफॉर्मेंस करने का काम है वो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का है। तो यहां पर हमने समझा कि क्या ड्यूटीज होती है ट्रस्टीज की। अब हम बात करेंगे एसेट मैनेजमेंट कंपनी की। ये 4 नंबर का चैप्टर है बट पढ़ना जरूर है क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। ठीक है जी, अब बात करते हैं एएमसी के बारे में। देखिए हमने सबसे पहले समझा कि स्पॉन्सर कौन होते हैं, स्पॉन्सर की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है म्यूचुअल फंड रजिस्ट्रेशन के टाइम, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी कौन करता है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को कौन यहाँ पर सारी चीजें अपॉइंट करता है, ये सारी चीजें हमने समझी। बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के क्या ड्यूटीज है हमने ये समझा। अब हम समझेंगे एएमसी क्या है और एएमसी की ड्यूटी क्या है। तो देखिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी होगी म्यूचुअल फंड कंपनी, यानी जो आपका सारे जितनी भी डे टू डे सारी एक्टिविटीज हो रही है वो एएमसी मैनेज करती है। फंड मैनेजमेंट का भी काम एएमसी का होता है, आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना पैसा आया और कितना पैसा किस स्टॉक में जाएगा, ये उसके उसकी रिसर्च टीम होती है। तो ये सारा काम जो होता है डे टू डे जितने भी ऑपरेशंस होते हैं म्यूचुअल फंड के वो हैंडल करे जाते हैं एएमसी के द्वारा। अब एएमसी पर्सोनल रिक्वायरमेंट, यानी जो एएमसी होती है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है? डायरेक्टर मस्ट हैव एडिक्वेट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन फाइनेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी एएमसी का जो डायरेक्टर बनेगा वो ऐसा कोई आम पर्सन नहीं होगा भाई, वो प्रॉपर एडिक्वेट प्रोफेशनल होगा जिसका फाइनेंस में अच्छा एक्सपीरियंस होगा या फाइनेंशियल सर्विसेज में अच्छा एक नाम होगा। ऐसे किसी को भी डायरेक्टर नहीं बनाया जाएगा। की पर्सोनल मस्ट not have worked with any AMC mutual fund or intermediaries whose SEBI registration was suspended or cancelled at any time। यानी जो आपका डायरेक्टर बनेगा या जो की पर्सोनल पर्सन होगा ना वो अगर किसी एएमसी के साथ उसने ऐसी एएमसी के साथ वो काम ना करे जिसको सेबी ने सस्पेंड करा हो, यानी अगर उसको सेबी ने सस्पेंड करा हुआ है तो उसको ये लोग अपॉइंट नहीं करेंगे। अब
जो एएमसी बनती है उसमें अपॉइंटमेंट होती है ना जो डायरेक्टर की, उसके लिए क्या प्रावधान यहाँ पर रखा गया है? सबसे पहला, प्रायर अप्रूवल ऑफ ट्रस्टीज रिक्वायर्ड बिफोर अपॉइंटिंग अ डायरेक्टर टू द एएमसी बोर्ड। यानी एएमसी बोर्ड में जो डायरेक्टर रखा जाएगा उसका जो अप्रूवल है वो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज करेंगे। एटलीस्ट 50% ऑफ द डायरेक्टर मस्ट बी इंडिपेंडेंट, मीनिंग दे शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद स्पॉन्सर। यानी अगर मान लीजिए एक एएमसी में 4 डायरेक्टर है तो 4 का 50% हो गया 2 डायरेक्टर। अब जो 2 डायरेक्टर है उसका स्पॉन्सर के साथ कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, यानी वो उसकी सब्सिडरी कंपनीज का नहीं होना चाहिए। तो 2 प्रॉपर इंडिपेंडेंट होने चाहिए, 2 चाहे स्पॉन्सर की कंपनी से निकल के आए कोई दिक्कत नहीं, जो स्पॉन्सर की सब्सिडरी कंपनीज है वहां से आ जाए कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं एएमसी की नेटवर्थ रिक्वायरमेंट। AMC must maintain a minimum net worth of 50 crore from January 1st 2024। 1st 2024 से AMC को मेंटेन करना होता है मिनिमम नेटवर्थ 50 करोड़ की। द रिक्वायर्ड नेटवर्थ मस्ट बी मेंटेन कॉन्टिन्यूसली, ऐसा नहीं है कि मेंटेन कर लिया और उसके बाद थोड़ा टाइम बाद छोड़ दिया, कॉन्टिन्यूसली मेंटेन करना होता है। इट इज द स्पॉन्सर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर द नेटवर्थ रिक्वायरमेंट इज मेट। यानी जो एएमसी की नेटवर्थ रिक्वायरमेंट है 50 सीआर, उसको कौन एंश्योर करता है कि वो मतलब नेटवर्थ उनकी चलती रहे कॉन्टिन्यूसली, उसका काम होता है स्पॉन्सर का देखना। मतलब स्पॉन्सर ये चीज देखेगा अगर यहाँ पर नेटवर्क कॉन्टिन्यूसली नहीं रखी जा रही, सही से मेंटेन नहीं करी जा रही, तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब चेंज इन कंट्रोल ऑफ एएमसी, अगर कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चेंज आता है एएमसी में, उसके लिए भी अप्रूवल चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी चेंजेस आप कैसे भी कर सकते हो। किसका अप्रूवल चाहिए? सबसे पहला ट्रस्टीज का अप्रूवल चाहिए। सेकंड, सेबी का अप्रूवल चाहिए, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। थर्ड, एएमसी मस्ट इन्फॉर्म यूनिट होल्डर अबाउट द चेंज। यानी जो भी आप एएमसी के अंदर चेंजेस कर रहे हो उसके बारे में यूनिट होल्डर्स को बताओ, क्योंकि पैसा तो आप अल्टीमेटली यूनिट होल्डर्स का मैनेज कर रहे हो। तो यूनिट होल्डर्स को बताओ कि क्या चेंज कर रहे हो। सेंडिंग रिटर्न कम्युनिकेशन वाया ईमेल फॉर रजिस्टर्ड इन्वेस्टर। यानी बेसिकली अब रिटर्न कम्युनिकेशन तो नहीं जाता, अब सभी के पास ईमेल है, तो ईमेल के थ्रू उनको कम्युनिकेट करो कि क्या चेंज कर रहे हो। और पब्लिश करो एक एडवर्टीजमेंट। किसमें एडवर्टीजमेंट आनी चाहिए? नेशन वाइड इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर, रीजनल न्यूज़पेपर में आनी चाहिए, वेयर द म्यूचुअल फंड हेड ऑफिस इज लोकेटेड। यूनिट होल्डर्स आर गिवन एटलीस्ट 30 days टू एग्जिट एट द प्रिवेलिंग एनएवी विदाउट एग्जिट लोड। और यूनिट होल्डर्स को यहाँ पर 30 दिन दीजिए अगर कोई चेंज आ रहा है, अगर कोई एग्जिट करना चाहते हैं विदाउट एनी एग्जिट लोड। तो ये सारे प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे अगर एएमसी कुछ भी चेंजेस करना चाहती है तो। अब बात करते हैं एएमसी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एएमसी का काम क्या है? एएमसी का काम है मैनेज करना ऑल म्यूचुअल फंड ऑपरेशन इंक्लूडिंग सेटिंग अप ऑफिस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑफिस बनाना, ऑफिस सेटअप करना, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा काम है एएमसी का। हायरिंग एम्प्लॉइज एंड प्रोवाइडिंग नेसेसरी सॉफ्टवेयर, एम्प्लॉइज को हायर करना और उनके लिए सॉफ्टवेयर देना, ये भी काम है एएमसी का। मार्केटिंग करना, म्यूचुअल फंड की सेल्स करना या प्रमोशन करना, ये भी काम है एएमसी का। इंटरैक्टिंग विद रेगुलेटर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एएमसी की। अब टर्मिनेशन एंड चेंज ऑफ एएमसी। The AMC can be terminated by a majority of trustees or 75% of the unit holder। यानी अगर यूनिट होल्डर के 75% लोग चाहते हैं या ट्रस्टीज की जो मेजोरिटी है 75% वो चाहती है कि एएमसी को टर्मिनेट, मतलब एएमसी अगर टर्मिनेट तभी हो सकती है जब ट्रस्टीज की मेजोरिटी हो या यूनिट होल्डर्स का 75% मेजोरिटी हो। एनी चेंज इन एएमसी रिक्वायर्ड सेबी अप्रूवल फ्रॉम द यूनिट होल्डर। कोई भी चेंजेस अगर ये करना चाहते हैं तो सेबी का अप्रूवल लगेगा और अप्रूवल लगेगा यूनिट होल्डर्स का। अब बात करते हैं कस्टोडियन की। देखिए हमने सबसे पहले यहां पर बात करी स्पॉन्सर की, फिर हमने बात करी बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की, फिर हमने बात करी एसेट मैनेजमेंट कंपनी की। तो सबसे पहले हमारे लिए आ गया स्पॉन्सर, वो हो गया एचडीएफसी बैंक। फिर आ गया बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। एचडीएफसी बैंक ने एचडीएफसी म्यूचुअल फंड बनाया जिसे हमने एएमसी बोला, और उस एएमसी के अंदर एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बनाया। अब जो भी एएमसी बनी है उसको एक कस्टोडियन अपॉइंट करना होता है। अब कस्टोडियन का क्या काम है? कस्टडी एंड सेटलमेंट ऑफ एसेट। यानी कस्टोडियन का काम होता है होल्ड द एसेट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड, यानी म्यूचुअल फंड के पास जो भी एसेट्स है उनको होल्ड करना। रिस्पॉन्सिबल है फॉर रिसीविंग एंड डिलीवरिंग सिक्योरिटीज फॉर परचेज एंड सेल ट्रांजैक्शन ऑफ द फंड स्कीम। यानी एक म्यूचुअल फंड में जितनी भी स्कीम्स है और वहां पर जो भी परचेज हो रही है, जो भी सेल हो रही है, उनको सारी चीजों को डिलीवर करना, रिसीव करना, ये किसका काम है? ये कस्टोडियन का काम है।
कस्टोडियन सेटल्स ऑल ट्रांजैक्शन ऑन बिहाफ ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम, यानी म्यूचुअल फंड के बिहाफ पे जितनी भी सारी ट्रांजैक्शन को सेटल करना होता है वो कस्टोडियन का काम होता है। फिर आता है सेबी रजिस्ट्रेशन एंड अपॉइंटमेंट। कस्टोडियन के लिए सेबी रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट को थोड़ा समझते हैं। एवरी कस्टोडियन मस्ट बी रजिस्टर्ड विद सेबी अंडर द सेबी कस्टोडियन रेगुलेशन 1996, यानी सारे कस्टोडियन को सेबी के साथ रजिस्टर्ड होना होगा। और ट्रस्टीज अपॉइंट करेंगे कस्टोडियन को, यानी जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है वही अपॉइंट करेंगे। और कस्टोडियन का एक एग्रीमेंट बनेगा बिटवीन द ट्रस्टीज एंड द कस्टोडियन, यानी इसको बोला जाता है कस्टोडियल एग्रीमेंट। ये साइन करा जाता है बिटवीन द ट्रस्टीज एंड द कस्टोडियन। तो एक बार दोबारा से समझ लो कस्टोडियन का क्या काम है। कस्टोडियन का काम है सारे शेयर्स को रिसीव करना या डिलीवर करना परचेज और सेल ट्रांजैक्शन की, और सारे एसेट्स जितने भी म्यूचुअल फंड के पास एसेट्स हैं उनको होल्ड रखना, उनका डेटा मेंटेन करना, उनका रिकॉर्ड कीपिंग करना। ठीक है जी। अब रिस्ट्रिक्शन क्या है कस्टोडियन अपॉइंटमेंट की। इफ द स्पॉन्सर आर इट्स एसोसिएट, इफ अ स्पॉन्सर कंट्रोल 50% और मोर of the voting right in a custodian, or 50% or more of the custodian director represent the sponsor interest, then the custodian cannot be appointed for the sponsor mutual fund unless special condition are fulfilled। इसको ध्यान से समझना। अगर स्पॉन्सर कंट्रोल करता है 50% या मोर ऑफ द वोटिंग राइट इन द कस्टोडियन, अब कस्टोडियन हो सकता है कि स्पॉन्सर से रिलेटेड ही हो, तो अगर स्पॉन्सर का उसमें कंट्रोल 50% से ज्यादा है, या 50% ऑफ द कस्टोडियंस डायरेक्टर, जो कस्टोडियन के अंदर डायरेक्टर है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्पॉन्सर इंटरेस्ट को, तो वो कस्टोडियन अपॉइंट नहीं होगा। तो कहने का ये मतलब है कि कस्टोडियन इंडिपेंडेंट हो तो ज्यादा बढ़िया है। अब कस्टोडियन का एक और काम होता है, कस्टोडियन मॉनिटर करता है कॉर्पोरेट एक्शन सच एज डिविडेंड, बोनसेस, राइट्स इश्यूज इन द कंपनीज वेयर द म्यूचुअल फंड हैज इन्वेस्टेड। क्योंकि म्यूचुअल फंड ने अगर शेयर्स होल्ड करे हैं तो डिविडेंड भी आएंगे, बोनसेस भी आएंगे और राइट्स इशू भी आएंगे। तो ये सारी चीजें कौन मॉनिटर करता है, ये भी काम कस्टोडियन का होता है। अब यहां पर बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज और एसेट मैनेजमेंट कंपनी कंप्लायंस फंक्शन। कंप्लायंस ऑफिसर, देखिए हर एएमसी को एक कंप्लायंस फंक्शन फॉलो करना पड़ता है और एक कंप्लायंस ऑफिसर होता है जो इंश्योर करता है एएमसी फॉलो कर रही है ऑल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। अगर कंप्लायंस ऑफिसर ने बोल दिया ना कि एएमसी फॉलो नहीं कर रही तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। दे साइन अ ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट फॉर न्यू फंड इश्यूज एंड वेरीफाई इंटरमीडियरीज रजिस्ट्रेशन। और जो कंप्लायंस ऑफिसर होता है या कंप्लायंस का जो मेन पर्सन होता है वही साइन करता है ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट फॉर न्यू फंड इश्यूज एंड वेरीफाई इंटरमीडियरीज रजिस्ट्रेशन। They report directly to the head of the AMC to maintain independence and work closely with the trustees। और जो compliance officer होता है वो trustees के साथ closely work करता है और AMC की जो head होता है उसको सारी चीजें जाके report देता है। Any non-compliance detected must be immediately reported to the trustees। और जैसे ही compliance officer ने देख लिया कि AMC के पर्सन जो है यहाँ पर जो AMC के जो पर्सन है वो देख रहे हैं कि यहाँ पर compliance के नहीं फॉलो करा जा रहा, जो लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है वो नहीं फॉलो हो रही, तो वो जाके कंप्लेन कर देगा। किसको कंप्लेन कर देगा, ट्रस्टीज को। अब आते हैं फंड मैनेजमेंट। एएमसी का हमने पार्ट जब समझा ना, तो एएमसी का काम होता है सारी चीजें डे टू डे ऑपरेशंस मैनेज करना, सारी चीजें मैनेज करना। तो एएमसी के अंदर ही आ जाता है फंड मैनेजमेंट। अब फंड मैनेजमेंट जो है वो मोस्ट क्रिटिकल फंक्शन है एक एएमसी का। The primary role is to invest investor money in line with the scheme's objective and manage it effectively। तो मेन जो अगर मैं बात करूं एएमसी का, जो एएमसी के फंड मैनेजमेंट का काम है वो सबसे बड़ा रोल है, उसके अंदर सबसे बड़ा रोल है इन्वेस्टर्स के जो पैसा आ रहा है वो कहाँ इन्वेस्ट करना है, और जो स्कीम का ऑब्जेक्टिव है, जिस ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे उन्होंने फंड रेज करा है, जो स्कीम के थ्रू फंड रेज करा है उसके ऑब्जेक्टिव को मैच करते हुए इन्वेस्ट करें और उसको अच्छी तरीके से मैनेज करा जाए, इफेक्टिवली मैनेज करा जाए। अब फंड मैनेजमेंट टीम इज टिपिकली डिवाइडेड इनटू 3 सब टीम। अब जो फंड मैनेजमेंट होती है ना उसकी 3 टीम्स होती है, 3 में डिवाइडेड है। सबसे पहले होते हैं एनालिस्ट। एनालिस्ट हो गए जिनका काम है सारी चीजों की रिसर्च करना, स्टॉक्स की रिसर्च करना, अलग अलग टाइप्स की सिक्योरिटीज को रिसर्च करना। ठीक है जी, किसके लिए रिसर्च कर रहे हैं, फंड मैनेजर्स के लिए। फंड मैनेजर्स का काम होता है जो एनालिस्ट ने रिसर्च करा या जो फंड मैनेजर ने उनको टारगेट दिया, जो एनालिस्ट को रिसर्च करने के लिए दिया, उन सबको ट्रैक करना, उन सबको देखना कि क्या एनालिस्ट ने सही से
रिसर्च करी है या नहीं करी, और फिर फंड मैनेजर का ही डिसीजन होता है कि किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, किस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना, किस स्टॉक को और बाय करना है, किस स्टॉक में से एग्जिट करना है। ये सारे डिसीजन फंड मैनेजर करता है, एनालिस्ट उनको हेल्प करते हैं, और डीलर का काम होता है ये सारी ट्रांजैक्शंस को बाय सेल कराना, ये काम होता है डीलर का। तो फंड मैनेजमेंट के अंदर तीन लोग होते हैं, एनालिस्ट, फंड मैनेजर, डीलर। एनालिस्ट करता है रिसर्च एंड एनालाइज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, फंड मैनेजर इवेल्युएट करता है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाइड बाय एनालिस्ट, ब्रोकर्स एंड रिसर्च फर्म। डीलर एग्जीक्यूट करता है बाय सेल ऑर्डर्स इन द मार्केट, दे प्लेस ऑर्डर विद सिक्योरिटीज ब्रोकर बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम फंड मैनेजर। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे ऑपरेशंस एंड कस्टमर सर्विसेज टीम। देखिए, मैं खुद एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होने के नाते मेरे को ये सारी चीजें तो बहुत क्लोजली पता है, बट आपको बहुत ध्यान से इसको एक एक चीज को समझना होगा, क्योंकि आप पहली बार इसके बारे में समझ रहे हो। तो देखिए, एक कस्टमर सर्विसेज टीम होती है जिसका काम होता है जो एएमसी के अंदर वॉक इन लोग आ रहे हैं उनको असिस्ट करना, तो ये हो गया कस्टमर सर्विसेज टीम। फिर आ जाती है टेक सपोर्ट, जिसका काम होता है आईटी सिस्टम, कॉल सेंटर, चैटबॉट, उनके इन्वेस्टर्स की जो क्वेरीज होती है उनको हैंडल करना, ये काम होता है टेक सपोर्ट का। फिर आ जाते हैं रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट, या रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट जिसे हम आरटीए बोलते हैं। ये मैनेज करते हैं इन्वेस्टर्स का रिकॉर्ड, यूनिट अलॉटमेंट, रिडम्पशन, डिविडेंड एंड अकाउंट स्टेटमेंट। ये सारी चीजें जो मैनेज करता है वो काम होता है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट का। और इंडिया में ज्यादातर दो आरटीएस फेमस है, दोनों ही लिस्टेड है। नंबर वन जो है हमारा कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम, सेकंड है केफिन टेक्नोलॉजीज, ये भी हमारी मार्केट में लिस्टेड है। ये दोनों आरटीएस म्यूचुअल फंड को सर्विस देते हैं, और ज्यादातर जो म्यूचुअल फंड हाउसेस है वो कैंप्स की सर्विस लेते हैं, बट कुछ म्यूचुअल फंड हाउसेस है जो यहाँ पर केफिन टेक्नोलॉजीज की भी सर्विस लेते हैं। तो ये आरटीए हो गए जिनका काम होता है मैनेज करना इन्वेस्टर्स के रिकॉर्ड को, यूनिट अलॉटमेंट, रिडम्पशन को देखना, डिविडेंड का देखना, और अकाउंट स्टेटमेंट देखना। फिर कस्टडी टीम, अब जो कस्टडी टीम है ना वो कोऑर्डिनेट करती है कस्टोडियन के साथ, जिसके साथ वो बैठ के ये देखती है कि सेटल हो रहे हैं फंड, सारे नहीं हो रहे, या कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो कस्टडी टीम जो होती है वो कोऑर्डिनेट किसके साथ करती है, कस्टोडियन के साथ। फिर आ जाता है फंड अकाउंटिंग टीम, ये मेंटेन करती है अपनी बुक्स एंड कैलकुलेट करती है डेली एनएवी। तो जो डेली एनएवी रिकॉर्ड होती है, या जो डेली एनएवी कैलकुलेट होती है और दिखाई जाती है आपको, उसके पीछे किन लोगों का काम है, फंड अकाउंटिंग टीम का। फिर आती है कैश मैनेजमेंट टीम, ये इंटरफेसेस बिटवीन बैंक्स एंड फंड मैनेजर फॉर कैश फ्लो मैनेजमेंट। यानी अब देखिए कितने हजारों करोड़ डेली बेसिस पे मैनेज हो रहे हैं, कहीं 500 करोड़ इन्वेस्ट हो रहा है, कहीं 5000 करोड़ इन्वेस्ट हो रहा है, कहीं 5000 करोड़ के सेल हो रहे हैं, कभी बाय हो रहा है। तो इतना कैश को मेंटेन कौन करेगा, इसका काम होता है कैश मैनेजमेंट टीम। इसके लिए स्पेशल कैश मैनेजमेंट टीम बनाई जाती है जो इंटरैक्ट करता है किसके बीच में, बैंक्स और फंड मैनेजर के बीच में। फिर आ जाती है सेल्स और मार्केटिंग टीम, इनका काम होता है म्यूचुअल फंड जो हाउस है उसकी स्कीम्स को प्रमोट करना, मीडिया में कैंपेन रन करना, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को प्रोवाइड करना, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कनेक्ट करना, मैनेज करना रिलेशनशिप डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, उनको सपोर्ट देना, उनको ट्रेनिंग देना। अभी देखिए, क्यों मैं भी एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं तो मैं आपको ज्यादा समझा सकता हूं। हर एक एएमसी, और कुछ एएमसी तो ऐसी होती है जो इतना सपोर्ट करती है डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रेनिंग देने में, जिससे डिस्ट्रीब्यूटर की नॉलेज डे बाय डे इंक्रीज हो और वो और अच्छे से काम कर पाए। तो सेल्स एंड मार्केटिंग टीम में म्यूचुअल फंड हाउसेस काफी पैसा भी खर्चते हैं। अदर फंक्शंस में आ जाता है म्यूचुअल फंड हाउस के पास, अदर फंक्शंस में भी आ जाते हैं एएमसी के काफी सारे और फंक्शन है, जैसे उनके पास अकाउंट टीम्स भी होगी, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट भी होगा, एचआर डिपार्टमेंट भी होगा, आईटी डिपार्टमेंट भी होगा। तो ये चार और डिपार्टमेंट भी उनके पास होंगे। फिर आ जाता है यहाँ पर रोल एंड सपोर्ट फंक्शन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, फंड अकाउंटेंट जिसका काम है आपको मैंने बताया कैलकुलेटिंग एनएवी, तो ये डेली बेसिस पे एनएवी को कैलकुलेट करेंगे। आरटीए जिनका काम होता है इन्वेस्टर के सारे रिकॉर्ड को मेंटेन रखना, और इन्वेस्टर से रिलेटेड जो भी इश्यूज आ रहे हैं उनको भी सॉल्व करने का काम यहाँ पे आरटीए का होता है। फिर आ जाते हैं ऑडिटर, अब ये ऑडिटर कौन होते हैं, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ अकाउंट, अकाउंट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम नीड टू बी मेंटेन इंडिपेंडेंटली ऑफ द अकाउंट ऑफ द एएमसी, यानी एएमसी का अलग अकाउंट होगा, और जो यहाँ पे म्यूचुअल फंड की स्कीम्स है उनके अलग अकाउंट होंगे, जिससे वो इजीली ऑडिट हो पाए। और जो ऑडिटर है उसको अपॉइंटेड टू द ऑडिट टू म्यूचुअल फंड स्कीम अकाउंट नीड टू बी डिफरेंट फ्रॉम द ऑडिटर ऑफ द एएमसी। यहाँ पर एक और चीज है, एएमसी का जो ऑडिटर होगा वो अलग होगा, और जो स्कीम्स का ऑडिटर होगा वो यहाँ पर अलग होगा। While scheme auditor is appointed by the trustee, the AMC auditor is appointed by the AMC। अभी देखिए, जो स्कीम्स के रिलेटेड ऑडिटर है ना उसको कौन अपॉइंट करेगा, उसको ट्रस्टी अपॉइंट करेगा। बट जो एएमसी का ऑडिटर है
उसे अपॉइंट करेगा यहाँ पर एएमसी, खुद ही अपॉइंट करेगा। ठीक है जी। फिर आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर कौन? जैसे मैं हूं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। अब म्यूचुअल फंड हाउसेस मेरे जैसे और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मिलते हैं जिसके थ्रू हमारे उनके म्यूचुअल फंड सेल हो पाए, और वो डायरेक्ट भी सेल करते हैं। दो तरह के प्लान होते हैं, डायरेक्ट और रेगुलर। डायरेक्ट में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं इन्वॉल्व होता, आप खुद जाके म्यूचुअल फंड से स्कीम खरीदते हो, और जब कोई डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व होता है तो हम लोग आ जाते हैं बीच में, जहां पर आप मेरे पास आके फिर आप एएमसी के थ्रू मतलब मैं मेरे थ्रू एएमसी में इन्वेस्ट कर रहे हो, समझ रहे हो? तो डिस्ट्रीब्यूटर का भी काफी बड़ा रोल होता है म्यूचुअल फंड की स्कीम्स को सेल करने में। फिर आ जाते हैं कलेक्टिंग बैंकर पेमेंट एग्रीगेटर्स, यानी काफी सारे बैंकर्स और पेमेंट एग्रीगेटर्स भी यहाँ पर म्यूचुअल फंड हाउसेस के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि काफी सारी पेमेंट डेली बेसिस पे आना होता है और काफी सारी पेमेंट जाना होता है, तो ये सारा जो चीजें हैं वो पेमेंट एग्रीगेटर्स मैनेज करता है। उसके बाद आ जाते हैं केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसीज। अभी देखिए केवाईसी के काफी सारी एजेंसीज इंडिया में अवेलेबल है, 3-4 एजेंसीज हैं, इनके थ्रू ही सारा काम होता है, क्योंकि जब तक इन्वेस्टर की केवाईसी, नो योर कस्टमर, केवाईसी की फुल फॉर्म होती है नो योर कस्टमर, जब तक इन्वेस्टर की केवाईसी वैलिडेटेड यानी अप्रूव्ड नहीं होगी तब तक वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। तो केवाईसी रजिस्ट्रेशन के लिए एजेंसीज होती है। फिर आ जाता है वैल्यूएशन एजेंसी। सेबी हैज इशूड गाइडलाइंस फॉर द पर्पस ऑफ अराइविंग एट फेयर वैल्यूएशन of debt securities that are non-traded on thinly traded. According to these guidelines, there have been at least 2 valuation agencies that provide valuation metrics. The AMC have to make use of metrics to arrive at fair valuation of these investment. AMFI has appointed CRISIL and ICRA for the purpose. यानी वैल्यूएशन एजेंसी जैसे क्रिसिल लिमिटेड, आईसीआरए, इनका काम होता है कि फेयर वैल्यूएशन का एक उनको अपडेट देना कि ये वाली जो आपकी इन्वेस्टमेंट है डेट सिक्योरिटीज ये फेयरली वैल्यूड है या नहीं है, वो ट्रेड हो रही है या नहीं हो रही, थिनली ट्रेडेड है या कैसे है, ये सारी चीजें जो एजेंसी वैल्यू कर रही है उसका नाम रखा जाता है वैल्यूएशन एजेंसी। और दो यहाँ पर नाम दिए गए हैं, क्रिसिल और आईसीआरए। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है तो ये आंसर होगा कि एमपी ने कौन सी अपॉइंट करी है वैल्यूएशन एजेंसी, तो क्रिसिल और आईसीआरए। फिर आ जाते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। अभी देखिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कौन होती है? जो डेट सिक्योरिटीज को रेट करते हैं कि ये डेट सिक्योरिटीज हाईली कह लो मतलब कम रिस्क वाली है या ये ज्यादा रिस्क वाली है, इसमें क्रेडिट रेटिंग बहुत नेगेटिव है या इसमें पॉजिटिव है, ये सारा काम किसका होता है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का। फिर आ जाता है डिपॉजिटरीज एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। अब ये जो डिपॉजिटरी होती है ये होल्ड करती है आपकी सारी सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर, और म्यूचुअल फंड यूनिट कैन बी हेल्ड इन डीमैट फॉर्म बाय डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और एल्स ट्रैक टू अ अकाउंट स्टेटमेंट। अभी देखिए इसको ध्यान से समझो, मैंने कस्टोडियन बताया, म्यूचुअल फंड एक कस्टोडियन करता है, बट कस्टोडियन भी जो सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखता है वो डिपॉजिटरी की हेल्प से ही रखता है, ठीक है जी। तो डिपॉजिटरी जो होती है उसी में सारा आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आता है। अब जब मैं स्टॉक को मतलब म्यूचुअल फंड को होल्ड कर रहा हूं तो मैं उसको फिजिकली भी होल्ड कर सकता हूं, अकाउंट स्टेटमेंट होल्ड कर सकता हूं, या उसका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म अकाउंट स्टेटमेंट की ईमेल में भी रख सकता हूं, या मैं चाहूं तो मेरे पास अगर डीमैट है तो मैं वहां पर भी अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को होल्ड कर पाऊं। और जो ईटीएफ्स होते हैं उनके लिए डीमैट होना कंपलसरी है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही होल्ड होते हैं, वो फिजिकल आप होल्ड नहीं कर सकते। फिर आ जाता है स्टॉक एक्सचेंजेस एंड द ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म, और इन्वेस्टर कैन ट्रांजैक्ट इन म्यूचुअल फंड यूनिट्स वाया स्टॉक एक्सचेंज। यानी जो इन्वेस्टर होता है, जैसे मैं एक इन्वेस्टर हूं तो मैं म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को कैसे ट्रांजैक्ट कर सकता हूं? मैं स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू कर सकता हूं। जैसे क्लोज एंडेड फंड होते हैं, ईटीएफ आर मैंडेटरीली लिस्टेड, ये लिस्टेड होंगे, इनको बाय करने के लिए मैं डीमैट का यूज करूंगा, बीएसई एनएसई के थ्रू बाय कर लूंगा। और जो ओपन एंडेड फंड्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं कैसे? प्लेटफॉर्म, उनके लिए स्पेशल प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, बीएसई स्टार म्यूचुअल फंड, एनएसई ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है एनएमएफ टू, और इसके थ्रू भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं एज अ डिस्ट्रीब्यूटर मैं बीएसई स्टार म्यूचुअल फंड यूज करता हूं फॉर ऑल द इन्वेस्टर ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू ओपन एंडेड स्कीम्स। और डायरेक्ट ट्रांजैक्शन भी पॉसिबल है स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू, और चाहो तो आप म्यूचुअल फंड हाउस से डायरेक्ट भी इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर आ जाते हैं एग्जीक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म। ये कौन से डिजिटल प्लेटफॉर्म होते हैं? इन डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लान। अगर आपको डायरेक्ट इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में तो आप एग्जीक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म का यूज करके डायरेक्टली इन्वेस्ट
कर सकते हो म्यूचुअल फंड में। अब ये इसको कौन बनाता है? इसको म्यूचुअल फंड एएमसीज बनाती है। प्लेटफॉर्म रन बाय सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आर ब्रोकर फॉर देयर ओन क्लाइंट आर एक्सक्लूडेड। ठीक है जी, जो सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है या जो ब्रोकर जो खुद अपने प्लेटफॉर्म बनाते हैं वो यहाँ से एक्सक्लूड हो जाते हैं। रजिस्ट्रेशन विद सेबी और एमफी इज मैंडेटरी, मतलब सेबी और एमफी के साथ रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होना चाहिए एग्जीक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म का, और मस्ट बी कॉर्पोरेट एंटिटी, यानी जो ईओपी है वो कॉर्पोरेट एंटिटी होना चाहिए। और ईओपी एक्ट एज अ एजेंट ऑफ एएमसी इंटीग्रेटेड विद एएमसी एंड आरटीए टू फैसिलिटेट ट्रांजैक्शन। They must register as a stock broker under SEBI and operate in a EOP segment of a stock exchange. Category 1 of EOP work directly with AMC and RTA, और कैटेगरी 2 जो है EOP की वो है ऑपरेट वाया स्टॉक एक्सचेंज। मैं दोबारा से यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट समझा देता हूँ। जो रजिस्ट्रेशन होगी ईओपी की वो सेबी और एमफी के साथ होगी। एमफी हो गया एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, जो सेबी ने ही बनाई है, और ईओपी मस्ट बी कॉर्पोरेट एंटिटी। EOPs act as a agent of AMC, जो EOP बनेगा एग्जीक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म, वो एक्ट करेगा एजेंट ऑफ AMC का, इंटीग्रेटिंग विद AMC एंड RTA, यानी वो AMC के साथ और RTA के साथ इंटीग्रेट होगा जिससे वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर पाए ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। और वो मस्ट रजिस्टर एज अ स्टॉक ब्रोकर अंडर सेबी, और जो भी ईओपी बनाएगा वो पहले रजिस्टर करेगा स्टॉक ब्रोकर अंडर सेबी और ऑपरेट करेगा इन द ईओपी सेगमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। फिर उसके बाद दो कैटेगरीज में ईओपी बन सकते हैं। नंबर 1 कैटेगरी वर्क डायरेक्टली विद एएमसी एंड आरटीए, और सेकंड आ गया ईओपीज ऑपरेट वाया स्टॉक एक्सचेंज। बोथ कैटेगरी मस्ट इंश्योर कंप्लायंस एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, यानी उनको कंप्लायंस भी फॉलो करना है और इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं रोल एंड फंक्शन ऑफ एमपी। Role and function of AMFI: promote high professional and ethical standard in the mutual fund industry, यानी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो प्रोफेशनलिज्म है वो बना रहना चाहिए, एथिकल स्टैंडर्ड फॉलो होने चाहिए। अब एमफी है कौन? एमफी का मतलब है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, और एमफी को किसने बनाया है? एमफी को बनाया गया है यहाँ पर सेबी के द्वारा। अभी जैसे मैंने आपको बताया, मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो मेरी भी जो रजिस्ट्रेशन हुई है वो एमफी के अंडर हुई है, और जब मेरी रजिस्ट्रेशन होती है तो मेरे को कुछ इस तरह का कार्ड मिलता है। ये आपको शो हो रहा होगा, नहीं हो रहा तो मैं एक मिनट दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको। चलो मैं ये आफ्टर द सेशन आपको दिखाता हूँ। सो आपको कार्ड में दिखा दूंगा अभी। तो मेरा पॉइंट क्या था कि जो एमफी है वो सेबी के द्वारा ही बनाई गई है टू प्रमोट प्रोफेशनलिज्म इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, और एथिकल स्टैंडर्ड फॉलो होने चाहिए। Recommend best practice and code of conduct for AMC and related entities, lies with SEBI, RBI and the government on industry matter, यानी कोई भी इंडस्ट्री का मैटर हो सेबी के साथ, आरबीआई के साथ और गवर्नमेंट के साथ उसको देखना है, साथ देना है उनका। कंडक्ट करना है नेशन वाइड इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम। यहाँ पर एमपी का एक और काम है पूरे इंडिया में इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम कराना, जिससे लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में पता चल पाए। और एमपी का काम है यहाँ पर रेगुलेट करना डिस्ट्रीब्यूटर्स को, इंक्लूडिंग डिस्पेंसी एक्शंस लाइक एआरएन कैंसिलेशन, और प्रोटेक्ट करना इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को, और डिसिमिनेट करना इंफॉर्मेशन एंड कंडक्ट करना रिसर्च ऑन म्यूचुअल फंड। तो ये सारे काम किसके हैं? ये एमफी के काम है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। अपने सारे डाउट्स कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो। जितने भी आपके लोगों के डाउट्स है इस पूरे सेशन से रिलेटेड, चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड, आप सारे डाउट्स आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन पे पूछिए, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा। चैप्टर नंबर 4 का अपडेट बहुत जल्द आ जाएगा कि कब वो आ रहा है। उसके अपडेट्स कहां पर मिलेंगे? हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कहां मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में। तो थैंक यू सो मच गाइस। चैप्टर नंबर 3 अटेंड करने के लिए, पूरा अटेंड करने के लिए थैंक यू सो मच। चैप्टर नंबर 4 का अपडेट आपको जल्दी मिल जाएगा। हम लोग जल्द से जल्द चैप्टर नंबर 4 भी पढ़ लेंगे। आप लोगों के अभी तक कोई भी डाउट्स है तो आप इस YouTube वीडियो के कमेंट सेक्शन पे मेरे साथ पूछ सकते हो। मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और जैसे ही आप लोगों का एग्जाम क्लियर होगा तो अपना फीडबैक भी जरूर शेयर करना। मेरे लिए कोई फीडबैक हो तो आप कमेंट करके मेरे लिए अपना फीडबैक शेयर कर सकते हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।